नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। NCERT गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला भाग, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बताते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो इसमें है कह रहा कि अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या में होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। तो यह कथन सत्य है। कह रहा कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो कारण के साथ कारण लिख लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होती हैं। दूसरा भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो रूट m के रूप का होगा और m जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसमें कह रहा है कि रूट m दर्शाना है, संख्या रेखा पर बताना है सत्य है या असत्य। तो m जो है एक कोई प्राकृतिक संख्या है। तो m जैसे रूट है, m की जगह पर 1 ले लेते हैं, तो 1 को रूट लिख सकते हैं। m की जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या लेना है तो m की जगह पर 2 ले लेते हैं, तो ये 2 रूट हो सकता है। तो अब m की जगह पर संख्या रेखा के ही तो बिंदु लेना है, तो -1 ले लेते हैं। क्या ये वास्तविक संख्या है? तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। रूट 1, रूट 2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याएं तो वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर -1 अंडर रूट में है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। और यहाँ कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक जो बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु यानी कि माइनस का भी हो, प्लस का भी हो, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो यह कथन असत्य है। रूट m के रूप का नहीं होता है, ये कुछ होते हैं लेकिन सब नहीं होते, प्रत्येक नहीं होता है। तो यह कथन जो है असत्य है, असत्य। कारण, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक बिंदु m के रूप का नहीं होता है। तीसरा भाग, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी नहीं,
क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यह कथन असत्य है, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। अभी यहाँ पर बताया था कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जो मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे होगी, क्योंकि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। कारण लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपरिमेय ही कह रहा है, और यहाँ पर कारण में लिखना है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखते हैं पहले यहाँ पर। अब धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, और एक ये परिमेय संख्या है। 2 पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये अपरिमेय है। √3 ये भी अपरिमेय है। √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। तो इसमें क्या अपरिमेय, क्या सभी पूर्णांक अपरिमेय हो सकते हैं धनात्मक? तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो लिखेंगे नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब कह रहा उदाहरण के लिए, तो ऐसे जो अगर नहीं होते हैं, कह रहा है यदि नहीं है तो उदाहरण देना है। तो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण में √1, तो √1 का वर्गमूल होगा 1। इसी प्रकार √4, 4 का वर्गमूल होगा 2। √9, 9 का वर्गमूल होगा 3। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब इस पे 0 पर एक निशान लगा लेंगे, ये ऐसे, इधर भी, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। एक तरफ धनात्मक संख्याएं, एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं। 5 का रूट करेंगे तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा। अब 2 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 2 इकाई पर चांदा या प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण। अब 1 इकाई इधर चलेंगे, 1 ही इकाई चलना है ऊपर की ओर। एक इकाई इधर चले। अब 0 से
इधर मिला देंगे इसको, जीरो से इधर इसको मिला देते हैं। इसके नाम रख देते हैं ए, ये बी, इधर ये सी। अब यह है रूट 5 है, ये रूट 5 है, लेकिन ये रूट अंडर रूट 5 संख्या रेखा पर नहीं है, ये तो संख्या रेखा से अलग है। संख्या रेखा पर बनाने के लिए इसे ये वाला भाग यहाँ पर रखेंगे, फुल दूरी भर लेंगे सी तक, AC की दूरी भर के अब प्रकार की सहायता से इसे लाइन बना देंगे। इस पे जहाँ पर ये कटेगा वहाँ पर बिंदु D प्राप्त हो जाएगा, बिंदु D। अब बिंदु D और बिंदु AC और AD ये बराबर हो गई। AC बराबर AD बराबर रूट 5। इसे हल करना चाहो तो अभी हल कर देते हैं। यहाँ से ये इतना आधार है इसका, और एक ये लंब है, एक आधार है 2। अब लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कर्ण ही निकालना है, ये वाला निकालना है। तो लंब 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कर्ण का स्क्वायर 4 और 1 5। अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो इधर कर्ण बराबर हो जाएगा 5 अंडर रूट। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल बनाना है, परीक्षा में नहीं आता है ये, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वर्गमूल सर्पिल क्या है? वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए एक इकाई तक एक लाइन खींच लेते हैं, एक इकाई तक मैंने एक लाइन खींच ली है ये। अब इसमें 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। तो 90 अंश चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बना लें, या प्रकार की सहायता से बना लें 90 अंश का कोण। और ये यहाँ से एक ही यूनिट खींचना है, एक इकाई। तो एक इकाई मैंने खींच लिया है। अब ये 90 अंश का कोण बन गया, ये P1 हो गया। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं। फिर अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, यहाँ से फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर ये वाला। फिर एक इकाई तक खींचेंगे इसको, एक इकाई तक खींच लेंगे, ये हो गया। ये 90 अंश का फिर कोण यहाँ पर बना, ये P2 हो गया, P2। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे ये। अब यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ से ये वाला, ये। फिर
1 इकाई यहाँ से खींचेंगे, 1 इकाई। तुम सब लोग अपना 1 सेंटीमीटर खींचना। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा खींच रहा हूँ, 1 इंच ले रहा हूँ, तुम्हें 1 सेंटीमीटर बनाना है। फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे ये। फिर यहाँ पर भी ये हो जाएगा P3। अब ये भी 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पर 90 अंश का एक कोण बनाएंगे इस तरह से। ये 90 अंश का कोण पर एक डॉट रख लेते हैं। अब यहाँ पर भी 1 इकाई तक खींचेंगे ये 90 अंश का कोण हो गया यहाँ पर। और ये हो गया मेरा P4 हो गया। और इसको हम मिला देंगे, ये मिला देंगे ऐसे, इस तरह से। फिर भी हम ऐसे ही चांदे की सहायता से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और एक खींचेंगे, फिर इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। ऐसे ही ये P5 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लेन खींचेंगे इधर को और ये वाली लेन मिला देंगे ऐसे। ये P6 हो जाएगा। आप लोगों को चांदे से ही ऐसे माप कर खींचते रहना है यहाँ पर। फिर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसको मिला देंगे, ये P7 हो जाएगा। फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लेन खींचेंगे, ये P8 हो जाएगा, ये P9 हो गया। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और ये मिला देंगे ऐसे, ये मिलाएंगे ऐसे। और ये P10 हो गया। पूरा वर्ग सर्पिल इस तरह से तैयार हो जाएगा। P17 तक बना लेना है, P17 तक आसानी से बन जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।